कि वो इतने खतरनाक मिशन से वापस आया है। उसके बाद धनुष स्कूल जाने की बजाय अपने उसी विला में गया जहां उसने साधना के पहले पड़ाव में अपने शरीर को मजबूत करने की प्रक्रिया को पूरा कर लिया था। जैसे ही धनुष ने उस विला में प्रवेश किया, उसकी नाक और आंखों में धूल का एक गुब्बार भर गया था। उसे याद आया कि जब उसने ये विला लिया था तो उसे अथॉरिटी के लोगों ने सफाई के ऊपर विशेष तौर पर ध्यान देने के लिए कहा था। लेकिन अब क्योंकि धनुष धाकड़ इस खूबसूरत विला का मालिक था, तो अथॉरिटी का कोई भी आदमी या फिर कोई भी सफाई करने वाला मजदूर उसकी इजाजत के बिना इस विला में एंट्री नहीं कर सकता था। धनुष विला में प्रवेश करने के बाद चारों ओर जमी हुई धूल को देखकर सोचने लगा, यार ये इतना बड़ा घर है कि अगर मैं कोई सफाई वाली आंटी भी काम के लिए रख लूं तो एक से काम नहीं चलेगा। मुझे कम से कम 2 या 3 लोगों को सफाई के लिए रखना पड़ेगा, या फिर ऐसी किसी एजेंसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा जो इस पूरे विला की नियमित रूप से सफाई कर सके, जैसे कि टीवी सीरियल्स में दिखाते हैं। धनुष अपने विचारों पर खुद ही मुस्कुराने लगा था। उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो सफाई करने के लिए किसी एजेंसी को कॉन्ट्रैक्ट दे सके। वो सीधा ऊपर गया और बाथरूम में जाकर नहाने लगा और वही अलमारी में रखे हुए फ्रेश कपड़ों को पहन लिया। वो कपड़े पहले से ही अलमारी में रखे थे, या शायद सतिंदर ने धनुष के लिए ही रखवाए हो। नहाते ही धनुष को नींद आने लगी थी। विला का मुख्य कमरा 2nd फ्लोर पर था। विला का मास्टर बेडरूम बहुत ही बड़ा था और वहां का इंटीरियर डेकोरेशन ऐसा था कि अच्छे अच्छे अमीर लोगों को पिछले 2-3 दिनों से धनुष के शरीर को एक अच्छे सुकून की नींद नहीं मिली थी, इसलिए उसे बहुत ही थकावट होने लगी थी। धनुष ने डिसाइड किया कि पहले वो आराम करेगा और उसके बाद ही आगे की कुछ प्लानिंग करेगा। हालांकि वो पहले सतिंदर पांचाल को फोन करके उससे प्रोफेशनल मैनेजर के बारे में पूछना चाहता था, लेकिन थकावट की वजह से वो बिल्कुल भी हिम्मत नहीं कर पा रहा था और मास्टर बेडरूम में लगे हुए आरामदायक गद्दे को देखकर उसे वैसे ही नींद आने लगी थी। लेकिन जैसे ही उसे सतिंदर पांचाल को फोन करने का ख्याल आया तो उसे याद आया कि उसका फोन तो काफी समय से बंद पड़ा हुआ था। इसलिए धनुष ने जल्दी से अपनी जेब से फोन निकाला और उसे रीस्टार्ट किया। धनुष ने देखा कि उसके फोन में बहुत सी मिस्ड कॉल्स और मैसेजेस आए हुए थे। उन सभी मिस्ड कॉल्स और मैसेजेस को देखकर धनुष को उसी दिन की याद आ गई जब वो साधना की प्रक्रिया के 10 दिन बाद समाधि से जागा था। तब भी धनुष के फोन में ऐसी ही बहुत सी मिस्ड कॉल्स और मैसेजेस आए हुए थे, लेकिन उसने इस बार फिर से इसकी कल्पना नहीं की थी। धनुष के फोन पर टीचर रोहिणी पांडे और पपी के अलावा और भी बहुत से लोगों की मिस्ड कॉल्स आई हुई थी। अरे बाप रे, पपी ने मुझे 42 बार कॉल किया था। मुझे लगता है कि उसे पता लग गया था उसकी मम्मी को इन लोगों ने किडनैप किया है और मैं भी उसी दिन से स्कूल से गायब हूँ। पपी सोच रहा होगा कि मेरे साथ भी कुछ गलत ना हो गया हो। धनुष ने कुछ देर सोचा और फिर डिसाइड किया कि अभी पपी को कॉल करना ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि अभी तो उसकी मम्मी घर आई है और वो भी उन्हीं के साथ बिजी होगा। और रही बात टीचर रोहिणी पांडे की, तो उनको तो धनुष ने बेवकूफ बनाकर सड़क पर ही छोड़ दिया था। अगर अभी उन्हें कॉल किया तो वो बहुत ज्यादा गुस्सा करेंगी, इसलिए धनुष ने उन्हें भी कॉल ना करने की सोची। धनुष को टीचर रोहिणी की पिछली बार वाली डांट अभी तक अच्छे से याद थी। वो फिर से उसी डांट को सुनकर अपनी नींद हराम नहीं करना चाहता था। फिर कुछ ही देर में धनुष ने सतिंदर पांचाल का नंबर डायल कर दिया। हेलो सतिंदर भाई, कैसे हैं आप? मैं आपसे पूछना चाहता था कि जिस मैनेजर के लिए मैंने आपसे बात की थी, क्या वो आपको मिल गया है? अरे शुक्रिया मेरे भाई, मुझे तो लगा तुम मुझे भूल ही चुके हो। इतनी बार तुम्हें फोन किया लेकिन तुम शायद मुझसे बात ही नहीं करना चाहते थे। पर तुम चिंता मत करो, मैंने तुम्हारे लिए एक बहुत ही अच्छा मैनेजर ढूंढ निकाला है, लेकिन उसके लिए तुम्हें मुझसे जल्दी से जल्दी मिलना पड़ेगा, क्योंकि इतना स्पेशल मैनेजर तुम्हें अपने बिजनेस के लिए फिर नहीं मिलेगा। सतिंदर बहुत खुश होते हुए धनुष से बात कर रहा था। धनुष ने जैसे ही सतिंदर के मुंह से स्पेशल मैनेजर सुना तो उसकी नींद और थकान दोनों उड़ गए, क्योंकि वो खुद भी जल्दी से जल्दी अपना बिजनेस शुरू करना चाहता था। इसलिए उसने सतिंदर से कहा, सतिंदर भाई, आपको मुझसे मिलने का समय कब मिलेगा? सतिंदर ने धनुष से कहा, तुम चाहो तो आज ही मेरे पास आ सकते हो, मैं दक्षिण सोसाइटी के ऑफिस में ही हूं। ये तो बहुत अच्छा है सतिंदर भाई,
मैं बस 10 मिनट में आपके पास पहुंचता हूं। धनुष सतिंदर से बात करने के बाद फोन को वापस जेब में रखने ही वाला था कि तभी उसे अपने फोन में एक और नंबर दिखाई दिया, जिस नंबर से उसे बहुत सी मिस्ड कॉल्स आई हुई थी। धनुष के लिए वो नंबर बिल्कुल अनजान था, लेकिन उसने सोचा कि इतनी बार कोई अनजान तो उसे फोन करेगा नहीं। यही सोचकर धनुष ने उस नंबर पर कॉल कर दिया। हेलो, क्या मेरी बात धनुष से हो रही है? धनुष के फोन करने पर दूसरी ओर से एक औरत ने फोन उठाते ही उसका नाम लिया। धनुष उस आवाज को पहचानता था। ये इंस्पेक्टर क्रांति सिंह की आवाज थी। धनुष ने सोचा कि वो स्कूल से काफी दिनों से गायब है, इसीलिए पप्पी ने डर के कारण क्रांति सिंह को उसका नंबर दिया होगा। धनुष ने फोन उठाया और कहा, जी मैडम जी, मैं धनुष ही बोल रहा हूं। मैं कहीं बिजी होने के कारण आपका फोन रिसीव नहीं कर पाया था। बताइए, मुझसे क्या काम था आपको? धनुष जानता था कि क्रांति सिंह एक बहुत ही चालाक पुलिस इंस्पेक्टर है और वो उससे जरूर कुछ टेढ़े मेढ़े सवाल पूछकर सच्चाई उगलवाने की कोशिश करेंगी, इसलिए उसे पहले से ही सावधान हो जाना चाहिए। धनुष कैसे संजीव कुमार नाम के उस मुखबिर को ढूंढेगा? क्या क्रांति सिंह को पता चल जाएगा कि धनुष ने ही काणे और उसके गिरोह का सफाया किया है? जानने के लिए सुनते रहिए धनुष की कहानी द इमॉर्टल वॉरियर, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। एपिसोड 83, कांड। धनुष की आवाज सुनते ही क्रांति सिंह खुश हो गई थी, क्योंकि अभी तक उन्हें यही लग रहा था की तरह कोई दुर्घटना ना हो गई हो। Awesome. क्रांति सिंह ने चैन की सांस लेते हुए कहा, तुम कहाँ हो धनुष? मुझे तुमसे जल्दी से जल्दी मिलना है। कि उसका शक बिल्कुल सही है। ऑर्गन सप्लाई करने वाले जिस खतरनाक गिरोह का धनुष ने खात्मा किया था, शहर की क्राइम ब्रांच उस केस को सॉल्व करने के लिए जमीन आसमान एक कर देगी। लेकिन क्रांति सिंह उसी केस की छानबीन कर रही होगी, ये धनुष को अंदाजा नहीं था। लेकिन धनुष ने ऐसी स्थिति से निपटने के लिए पहले ही खुद को तैयार कर रखा था। उसने क्रांति सिंह से कहा, मैडम जी, अगर आपको मुझसे कोई बहुत जरूरी काम नहीं है तो क्या हम बाद में मिल सकते हैं, क्योंकि मैं आजकल काफी बिजी चल रहा हूँ। धनुष ने पहले से ही अपना रट्टा रटाया जवाब क्रांति सिंह को सुना दिया। नहीं, मेरा तुमसे मिलना बहुत जरूरी है, मैं इंतजार नहीं कर सकती। क्रांति सिंह ने अपनी आवाज को तेज करते हुए धनुष से कहा। क्रांति सिंह को धनुष का जवाब बहुत ही अजीब लगा। आखिर वो एक पुलिस ऑफिसर से ऐसे कैसे बात कर सकता है? धनुष ने क्रांति सिंह को गुस्से में बात करते हुए देखकर कहा, ठीक है मैडम जी, मैनेजमेंट ऑफिस में आ जाइए। मैं अभी अपने घर से निकलकर उसी ओर जा रहा हूँ। वहाँ मेरी एक बहुत ज़रूरी मीटिंग है। दक्षिण सोसाइटी में तुम्हारा घर है? धनुष के मुंह से दक्षिण सोसाइटी का नाम सुनकर क्रांति सिंह शॉक हो गई थी। क्रांति सिंह को ऐसे सरप्राइज होते हुए देखकर धनुष को मन ही मन हंसी आ गई थी। धनुष को मालूम था कि क्रांति सिंह ने उसके बैकग्राउंड के बारे में जरूर चेक किया होगा और उसने ये कभी नहीं सोचा होगा कि शहर की सबसे पॉश कॉलोनी में धनुष का घर हो सकता है। क्यों, क्या कोई प्रॉब्लम है मैडम आपको? नहीं नहीं धनुष, मैंने तो बस ऐसे ही तुमसे पूछ लिया। मैं जल्दी ही तुमसे मिलने के लिए वहां पहुंचती हूँ। क्लब रोड गैराज पुलिस की कुछ गाड़ियां तेजी से दौड़ती हुई गैराज के सामने आकर रुक गई। उन्हीं में से एक कार के अंदर क्रांति सिंह मौजूद थी, जो सुनीता के कहे अनुसार अपनी टीम के साथ गैराज के बाहर पहुंच चुकी थी। क्रांति सिंह के साथ ही उस कार में पुलिस सिक्योरिटी चीफ धर्मेंद्र शर्मा भी मौजूद थे। धनुष से बात करने के बाद क्रांति सिंह सोच में पड़ गई थी। उसे ऐसे गहन चिंता करते हुए देखकर धर्मेंद्र शर्मा ने उससे पूछा, क्या हुआ क्रांति, अचानक ही तुम किसी चिंता में डूब गई हो? क्रांति सिंह ने पीछे बैठे हुए धर्मेंद्र शर्मा से कहा, मेरी बात अभी धनुष से हो रही थी, नरेंद्र यादव के बेटे पप्पी का क्लासमेट, जिसने इस गिरोह के गैंगस्टर ओमकार त्यागी को स्कूल में ही मार दिया था। लेकिन मुझे जानकर बहुत ताजुब हुआ कि वो शहर की इतनी पॉश कॉलोनी दक्षिण सोसाइटी में रहता है। क्या वो दक्षिण सोसाइटी में रहता है? मैंने उसके बारे में केस फाइल में पढ़ा था, लेकिन उस फाइल में तो ऐसा कहीं कोई जिक्र नहीं है। फिर ऐसा कैसे संभव है? इतनी महंगी जगह में कैसे घर ले सकता है?
उस सोसाइटी में तो शहर के बड़े बड़े अमीर लोग ही रह सकते हैं। धर्मेंद्र शर्मा भी धनुष के घर के बारे में सुनकर चौंक गया था। मुझे भी यकीन नहीं हो रहा है सर, लेकिन अब चलकर देखना तो पड़ेगा ही। धर्मेंद्र शर्मा ने गाड़ी से बाहर झांकते हुए देखा कि वो लोग गैराज तक पहुंच गए हैं। उन्होंने क्रांति सिंह से कहा, हम गैराज पहुंच गए हैं क्रांति, पहले यहाँ इन गैंगस्टर से निपट लेते हैं, उसके बाद तुम धनुष से मिलने चले जाना और अच्छे से तहकीकात करना कि उसके इतने महंगे घर में रहने के पीछे क्या सच्चाई है। क्रांति सिंह ने गर्दन हिलाते हुए हामी भर दी थी। पुलिस काफिले की लगभग 7 से 8 गाड़ियां एक के बाद एक उस गैराज के सामने आकर रुक गई थी। धर्मेंद्र शर्मा और क्रांति सिंह के साथ 8 ऐसे कमांडोज थे जो इस तरह के मामलों में गैंगस्टर से निपटने के लिए माहिर थे, और उन्हीं के साथ नरेंद्र यादव के तकरीबन 10 से 12 बॉडीगार्ड्स भी थे। गैराज के बाहर पहुंचते ही उन्होंने वो सफेद कार देखी जिसमें छोटी भाग रहा था। वो कार पेड़ से टकरा गई थी। क्रांति सिंह और उसकी टीम में मौजूद कमांडो ने देखा कि उस कार की फ्रंट सीट पर बहुत सा खून पड़ा हुआ है। यहां पर तो पहले ही खूनी मुठभेड़ हो चुकी है। क्रांति सिंह खून को देखते ही बोली, क्योंकि खून के धब्बे ताजा थे और वह अपने अनुभव से पहचान गई थी कि वहां उनके आने से पहले ही एक भयंकर मुठभेड़ हो चुकी है। क्रांति के कहते ही उसके साथ में आए सभी कमांडो सक्रिय हो गए थे। उन सब ने अपनी गन्स लोड कर ली थी। धर्मेंद्र शर्मा ने कमांडो की टीम को निर्देश देते हुए कहा, सावधानी से अंदर जाकर देखो, इन गैंगस्टर्स के पास खतरनाक हथियार हो सकते हैं। अगर जरूरत महसूस हो तभी फायरिंग करना। धर्मेंद्र और क्रांति ने भी अपनी अपनी सर्विस रिवॉल्वर निकाल ली थी। सभी कमांडोज ने एक साथ जवाब दिया, जी सर। क्रांति सिंह एक बहादुर और साहसी पुलिस ऑफिसर के रूप में जानी जाती थी। उसके बारे में पूरे पुलिस डिपार्टमेंट में मशहूर था कि वो हमेशा अपनी जान हथेली पर लिए घूमती है। क्रांति सिंह के चुस्त दिमाग और जाबाजी के चलते ही बाकी सभी कमांडोज ने भी खुद को आने वाले खतरे के लिए तैयार कर लिया था और सभी अपनी पोजीशन लेकर बड़ी सावधानी से गैराज के अंदर घुस रहे थे। जैसे जैसे वो गैराज के अंदर घुस रहे थे, उन सभी को खून की महक आने लगी थी। सभी कमांडोज ने अपने चेहरे पर नकाब बांध लिया और एक एक कदम फूंक फूंक कर रख रहे थे। लेकिन कुछ ही देर बाद वो जैसे ही गैराज के अंदर पहुंचे, वहां के हाल को देखकर उन सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। अंदर घुसते ही उन्होंने देखा कि फर्श पर 3 खून में लथपथ लाशें पड़ी हुई थी।